बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। इमरान खान साहब की सियासत का महवर एक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तयन कौन करेगा, और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो मौजूद है, यानी वही करेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से ऐसी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी की इंटरनल मीटिंग में कहा है कि अगर अक्टूबर के अंदर मामला दुरुस्त ना हुए और इलेक्शन कॉल ना कॉल गए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाना मुश्किल हो सकता है। अब इस बात की तरदीद अब तक वाज़े तौर पर नहीं आई, ये बात रिपोर्ट की गई है। इमरान खान साहब ने ऐसा कहा या नहीं, लेकिन अगर इसके करीब करीब भी कुछ कहा है तो बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि इमरान खान साहब ज़मीनी हक़ाइक़ आज के कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास एक इलेक्टोरल स्ट्रेंथ मौजूद है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े भी हैं, ये बात नज़र भी आती है। इमरान खान साहब की सियासत क्या है वो अपनी जगह, हुकूमत ने फैसला कर लिया है और हुकूमत के इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है कि कम वोट में कुछ भी हो जाए इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और इमरान खान साहब की डिक्टेशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। और इमरान खान साहब के पास क्या अब वाकई सिर्फ एक काम रह गया है, वो ब्लफ, जिसे वो अब कहते रहे हैं, वो एक ऐसा थ्रेट जो कि लूम कर रहा है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कि अगर इमरान खान साहब ने वो कॉल जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, वो कॉल अगर दे दी तो फिर उसके बाद क्या होगा। याद रहे कि 25 मई के हालात मुख्तलिफ थे, आज के ज़मीनी हालात मुख्तलिफ हैं। आज इमरान खान साहब के पास एज वी स्पीक पंजाब के अंदर हुकूमत मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत मौजूद है, और इमरान खान साहब अगर चाहें तो इस्लामाबाद को दोबारा अंडर सीज करने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हो पाएगा? और इमरान खान साहब ने जो 2014 में किया था, याद रहे उस वक्त इमरान खान साहब को एक खुसूसी किस्म की सपोर्ट हासिल थी, आज कम से कम वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब ने हर एक को अब लॉगर हेड्स पे रखा हुआ है, हर एक को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और अब तो ये भी पता चल चुका है उनकी तकारीर से, बल्कि चकवाल के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने तकरीर की, कि उनका एड्रेसी कौन होता है, वो किसको कहते हैं, गद्दार किसको गर्दानते हैं, ये जानने के लिए आपको या मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि किसी तरह ये हालात बदल जाएं, ये हुकूमत चली जाए और ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है ये मौखर हो जाए और ये तैनाती जनाब इमरान खान करें, उसके हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस PDM की हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमरान खान खत्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है। चंद दिन के लिए जिस तरह जख्मी तड़पता है तो वो आखिरी तड़पना तो उसका हक है, उसके कोई मसला नहीं है, लेकिन न हम उससे मरूब हैं, न उसको हम ये हक देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। आइन के मुताबिक ये जिसकी जिम्मेदारी है वही अदा करेगा, मेरिट की बुनियाद पर अदा करेगा। और वो होता कौन है कि वो हुकूमत से कहे आपने तो किसने करनी, वो वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि तुम लाख चीखो, लाख चिल्लाओ, लाख तड़पो, जो भी करो, जो होगा आइन के मुताबिक होगा। आपने ये मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप देखा, ये हैरान कर दिया बहुत से लोगों को। बल्कि आज इस प्रोग्राम के अंदर कम से कम जो मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं भी आपसे करवाऊंगा, वो सभी हैरान होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा इंकशाफ किया जो हर एक को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्ट है जो कि पाकिस्तान की हर गली कूची में बच्चे को पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में कैसे इक़्तिदार में आई, वो हुकूमत कैसे बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में कैसे आई। लेकिन इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से, सुनिए। इमरान खान अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। कुछ बातें ऐसी होती हैं, अब एक तो जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका तकरीबन ऐसे कहते हैं ना हासा निकल गया, वो मैं उनसे पूछूंगा कि उनका इमरान खान साहब की बात सुनकर क्यों हंसी निकल गई उनकी। लेकिन ये बात इमरान खान साहब ने की है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, या और ये तो मेरे मेहमान बताएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके आज के इत्तेहादी और जनाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब 2019 के अंदर सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं और पाकिस्तान की सियासत को बखूबी समझते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर क्या कहा 2019 में, जरा सुनिए। PTI में उस वक्त हमारे लोग काफ़ी चले गए थे,
80 जो इलेक्शन हुआ था, ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो कहते ये कब की बात है? ये 2010 था। 2010 में? हाँ, 2010 में। अच्छा। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुछ अरसा पहले इसी साल ये भी फरमा चुके हैं कि इमरान खान साहब की सियासी नैपीज़ कौन तब्दील करता था। मेहर बुखारी साहबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। साबिक DG ISI जनाब ज़हीरुल इस्लाम साहब कुछ अरसा पहले वो एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर मौजूद थे। जनाब ज़हीरुल इस्लाम साहब ने क्या फरमाया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। चंद सालों से 15-20 सालों से हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने देखा कि जिस रास्ते पे हमें गामजन होना चाहिए उस रास्ते पे हम गामजन नहीं हो सकते। और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। अब जन साहब यकीनी तौर पर जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब समझते हैं और बखूबी जानते भी हैं कि अलाउ करने का मतलब क्या होता है। तीसरी कुव्वत कौन थी, और वो तीसरी कुव्वत जनाब इमरान खान की जमात थी। तो इमरान खान साहब जब आज ये कहते हैं कि वो अपने ज़ोरे बाजू पर इक़्तिदार में आए, तो ज़रा मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती हो जाती है। इमरान खान साहब को खुद थोड़ा रिव्यू करना चाहिए अपनी इस स्टेटमेंट को। बहरहाल अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अंसार भाई साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। और जनाब हमारे हरदिल अजीज़ इरशाद भट्टी साहब आज लाहौर तशरीफ़ लाएँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और जो मैं इंट्रो दे रहा था, तो जो इससे मैंने कहा कि किसी की हंसी निकली है, तो वो सबसे ज़्यादा हंसी जनाब इरशाद भट्टी साहब की निकली थी कि इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट कि मैं अपने ज़ोरे बाजू पर इक़्तिदार में आया था। भट्टी साहब यकीनी तौर पर इससे महसूस हुए थे, और भट्टी साहब क्यों महसूस हुए थे, ये भट्टी साहब से जब मैं सवाल करूँगा तो वो हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात आज मैं ज़रा फजल चौधरी साहब आपसे बात का आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बात करते हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी कहा कि नाम बताएं कौन है, नाम बताएं कौन है, ये किसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई रगड़ा किसी को लग रहा होता है, अगर वो ये कहे कि भाई मुझे कॉर्नर किया जा रहा है, इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं, तो वो नाम नहीं बताता। हम आपसे भी यही पूछा करते थे, आपके बहुत से जो कोलीग्स हैं, जब आप अपोजिशन में थे तो आपसे भी यही पूछा करते थे कि भाई क्या है, नाम दें, खलाई मखलूक कौन है, फलाना कौन है, ये हुआ है। मतलब जनाब शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत अरसा, बल्कि बहुत ही लंबा अरसा उनको तो नज़र भी नहीं आती थी खलाई मखलूक। तो अब इमरान खान साहब को भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई नज़र आते होंगे, आपको नहीं आते। आप कहते हैं नाम बताएं, वो नाम बताने से शायद अभी तक घबरा रहे हैं। टाइटल वो सारों को दे देते हैं, किसी को गद्दार कह देते हैं, किसी को मीर जाफ़र मीर सादिक कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन नाम नहीं बताते। तो आपको लगता है ये सवाल भी इमरान खान साहब से करना कि भाई नाम बताएं, कैसे बताएं वो नाम? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, अभी आपने क्लिप सुनाए परवेज़ इलाही साहब के, जी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के, जो 2014 में जब धरना हुआ जी, तो जनरल साहब उस वक्त DGI थे जी, उनकी आपने क्लिप सुनाए। उन्होंने क्या कहा, किस सोच की और किस थर्ड ऑप्शन की उन्होंने बात की जी। बात यह है कि ये सारी वो बातें जो 2018 के इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुई पूरे पाकिस्तान में, PMLN नहीं, मीडिया क्या, दीगर पार्टियाँ क्या, कहा गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है और रिगिंग हुई है और इमरान खान साहब एक मैनेज्ड प्रोग्राम के ज़रिए ये इलेक्शन जीते हैं। आज उन्होंने कहा मैं अपने पूरे ज़ोर से अपने पाँव पे खड़ा होकर आया हूँ। पाँव पे ज़रूर खड़े होंगे, लेकिन उनके बगल के नीचे बिसाखियाँ भी थीं, वो उन्हें नज़र नहीं आई कि मैं पाँव की ताकत के ज़रिए नहीं खड़ा था, बिसाखियों की ताकत के ज़रिए खड़ा था। इदारों का अपनी एक तकरीम होती है और उनकी इज़्ज़त रहनी चाहिए, पर्दा रहना चाहिए, हया रहनी चाहिए। अगर हम ये कहते रहे 4 साल कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर काम करे, अपनी आइनी हदूद को तजावुज़ ना करे, जमहूरियत को बढ़ने दिया जाए जी, पार्लियामेंट को रास्ता दिया जाए, पार्लिमान को अपने तय काम करने की इजाज़त दी जाए, खुला मैदान दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए हर सियासी पार्टी को, वो अपने तौर पे सियासी मैदान में अपनी जदोजहद करे। ये वो मफहूम और ये वो सब्जेक्ट था जो हमारा 4 साल था। अब इमरान खान साहब का अभी जो बिल्कुल मतलब माजी करीब की मैं बात कर रहा हूँ, चंद माह हुए उन्हें वजारत उज़्मा से हटे हुए, और वही इत्तेहादी पार्टियाँ, मैं बार बार कहता हूँ ये बात, जो उनके साथ अलाइंस में या इत्तेहाद में थी, तो वो वज़ीर आज़म थे,
वही सियासी जमातें आज हमारे साथ अलाइंस में है, तो हम वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, फ़र्क क्या है? ना सादा अक्सरियत उनके पास थी, ना सादा अक्सरियत हमारे पास है, तो लिहाजा उनकी और हमारी हुकूमत में कोई मैं तक फ़र्क है ही नहीं। मुमासलत ये है कि दोनों इत्तेहादी आप ये कहें कि हुकूमतें हैं। इसके बाद उनकी बहुत सारी डॉक्टर साहब एक बात आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। आज इमरान खान साहब का भी गिला ये, आप पहले कहते थे कि 2018 में आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे कॉर्नर किया जा रहा है, मेरी जमात को कॉर्नर किया जा रहा है। आज वो भी ये कह रहे हैं ना, वो इस क्राइंग फाउल के लिए मेरे साथ भी ज्यादती की जाती है, पर्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इमरान खान साहब तो अपनी जमात के लोगों को भी ये बात कह रहे हैं कि मुझे बाईपास मत करो और मुझे बगैर पूछे इधर उधर मुलाकातें मत करो। लिहाजा उनकी हर बात का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इस्लाहात, जो टर्म्स जो उन्होंने ईजाद की हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, जानवर, मीर सादिक, मीर जाफ़र, न्यूट्रल, और अभी आखिरी जो आपने क्लिप सुनाया इसी जलसे में जो एक दो बातें और उन्होंने की, गद्दार जी, और गद्दार के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, जो इस हुकूमत के बनाने में शामिल था वो सब गद्दार हैं, ये बातें। और फिर उसके बाद DG ISPR के हवाले से उन्होंने बात की कि आपको पता होना चाहिए था कि मैंने जो बात की है वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये सारी बातें अगर आप देखें ज़हनी तौर पे मुझे लगता ये है कि वो या तो किसी खलफशार का शिकार हो गए हैं या शदीद ज़हनी दबाव के अंदर हैं और इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ठीक, ये सारी गुफ्तगू कोई भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता। और एक ऐसी अपॉइंटमेंट जो कि बड़ी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट होती है और ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। ये हमारे मुल्क का एक कानून है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसने अपॉइंटमेंट करनी है। मुशावरत वो करे किसी से ना करे, वो किसी अपना जमात में किसी और को मशवरा करे ना करे, ये उसका प्रेरोगेटिव है। अब आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि जिसकी अपॉइंटमेंट ये करेंगे वो मुहब्बत वतन नहीं होगा, वो मेरिट पे नहीं होगा, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। आर्मी के तमाम वो 5-6 सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल बड़े एक थॉरो प्रोसेस से गुजर के आते हैं, बड़े साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से गुजर के आते हैं। हमारे नजदीक वो सारे मेरिट पे हैं। ठीक है, मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के भी बात छेड़ देते हैं, कभी कहते हैं मैंने नहीं कहा। ये मतलब एक कानूनी ऑप्शन मौजूद है, आप हर इस बात को जो इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है उसे आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, पर ठीक है, इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत हाल है जो बड़ी अफसोसनाक है। नहीं वो अफसोसनाक अपनी जगह पर। अंसार भाई साहब, एक बात जो कि इमरान खान साहब अभी भी कह रहे हैं मैं कॉल दूंगा, आपको लगता है कि वो सियासी तौर पर अगर जितना आपका मुशाहिदा है, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब कतरा रहे हैं ये कॉल देने से या कुछ मामलात करने से, क्योंकि शायद उनको इस बात का अंदाज़ा है कि चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो रही? देखें, इमरान खान साहब की हद तक तो मेरा जो व्यू है कि ज़ाहिर है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनका एक गुस्सा है बहुत ज़्यादा, और वो गुस्सा प्राइमरीली इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है। जो भी कुछ हुआ पास्ट में या जो कुछ वो समझते हैं, जो भी उनकी अपना अंडरस्टैंडिंग है उसमें कितने फैक्ट्स ठीक हैं कितने फैक्ट्स ठीक नहीं है, लेकिन उस गुस्से में मैं आपको बताऊं कि उनको अपने ऊपर मेरी ज़ाती राय में कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल रहता नहीं है। और कभी फ़र्ज़ करें वो धीमे होते हैं, कभी वो गुस्से में आके, जिस तरह कल के तो मेरा ख्याल है जो बातें की उन्होंने चकवाल में, वो तो एक बिल्कुल ओपन खुली जंग वाली बात थी कि आप तो अब खुली जंग है आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी, तो वो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है। ही कैन डू एनीथिंग। मेरा ख्याल है कि देखें ये मत करें, वो बिल्कुल लोगों को बुला सकते हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए, या ये कह सकते हैं कि आप इस्लामाबाद की सीज कर लें। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट की आपने बात की, KPK गवर्नमेंट की बात की, पंजाब की कितनी सपोर्ट होगी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं डेफिनेटली। बिकॉज प्राइमरीली देखें जो टारगेट है, जो इमरान खान साहब का जो प्राइम टारगेट फ्रॉम डे 1 जब से उनको हुकूमत से निकाला गया, वो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की। और इस्टेब्लिशमेंट से आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब के, PMLQ के, दोनों साइड्स के, बेशक परवेज़ इलाही साहब हों बेशक वो चौधरी शुजा साहब हों, दोनों के ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त हैं अभी तक एज ऑफ टुडे भी। और परवेज़ इलाही साहब, मोहन इलाही साहब 12 समझा चुके हैं इमरान खान साहब को कि ये वो चीज़ है, ख़तरनाक रास्ता है जिसके ऊपर आपको नहीं चलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे रुक नहीं रहे। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊँ, मुझे चूँकि मुशावरत आजकल ज़रा मुश्किल होती है, बहुत दफ़ा अगर इमरान खान साहब के साथ मतलब है वो बात आप सुनना चाहते हैं उस स्टेज के ऊपर, बिकॉज पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी ज़ाती राय में जिस किस्म की बैड गवर्नेंस और जितनी
बुरी परफॉर्मेंस, ये जो तारिक साहब की हुकूमत, जो हमारी हुकूमत है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और गो गेटर हैं और सब कुछ डिलीवर कर सकते हैं, इट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग कि मैं आपको ज़ाती मेरा व्यू ये है कि अगर 2-3 महीने इंतजार कर भी लें तो इमरान खान साहब के हक में जाएगा। जो चीज़ उनके फेवर में नहीं जा रही, बिकॉज देखें वो है जो वो इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन कर रहे हैं। और आज जो मरियम साहबा ने कहा नाम ले लें, नाम ले लेंगे तो जो मियाँ साहब ने नाम लेने के बाद किया, या PMLN ने जिस तरह यू टर्न लिया, वो क्या यू टर्न इमरान खान साहब लेंगे? बट एक बस में बात और इसमें करूँगा, देखें इसमें छोटी सी एक बात, देखें एक हमें बात समझनी चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो पावर टसल है ना बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और ये जो हमारी जो पॉलिटिकल जो एलीट होती है या पॉलिटिकल पार्टीज या सिविल गवर्नमेंट, ये पावर टसल हमारे पूरे आप हिस्ट्री में देखें चलती रही। और मेरी ख्वाहिश तो है कि ख़त्म हो जाए, लेकिन और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि ये फ्यूचर में ना हो, लेकिन ऐसा ये मेरी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरी ज़ाती राय में ये पॉसिबल नहीं होगा, उस वक़्त तक नहीं होगा। आप इमरान खान साहब जितने मर्जी पॉपुलर हो जाएं, नवाज शरीफ साहब भी बहुत पॉपुलर थे, 2/3 मेजॉरिटी 2 दफ़ा लेके वो आए थे, और हुकूमतें पीपल्स पार्टी को भी रिपीटेडली मिली। जब तक आप हुकूमत में आके परफॉर्म नहीं करेंगे ये जंग जारी रहेगी और आप जंग हारते रहेंगे अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से। आप जब तक आप देखें इनको चाहिए था भाई आपने हुकूमत ली है, बिल्कुल जो मुनीफ साहब देखें इन्होंने हुकूमत ली है, भाई आप हुकूमत में आए हैं तो हुकूमत के ऊपर आप फोकस करें, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, इकॉनमी ठीक करें। हमें तो कहीं रेट ऑफ द गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही, डॉलर के देखें क्या हालात हैं। जब ये काम आप नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कि मजबूत कौन होगा? बिल्कुल ठीक है, मजबूत तो वाकई सियासी जमातें तो नहीं होंगी, सियासतदान भी नहीं होंगे। लेकिन इरशाद भट्टी साहब एक बात, इमरान खान साहब ने चले वो कह दिया जोश खिताबत में कि मैं अपने जोरे बाजू पर आया हूँ, वो आप ज़रूर बता देंगे कि वो आपको क्यों हंसी आ रही है। लेकिन एक बात फैक्ट है, इमरान खान साहब की हवाले से पिछले दिनों बड़ी खबरें आई कि जी मामला दुरुस्त हो गए हैं, बड़ी मुलाकात हो गई है और शायद रीपोजिशन करेंगे। इमरान खान साहब उससे ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं और चकवाल में जलसा हो रहा है और वो ये कह रहे हैं, और जो बातें कर रहे हैं आप तो सबको पता है कि वो किसको ये बातें सुना रहे होते हैं। इमरान खान साहब की इस फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? बस एक ही कि भाई मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ और बस ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा, ये फ्रस्ट्रेशन? भाईजान शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा जब आप लॉ कर रहे थे, जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे, जब आप आपस की बात आपने नजम सेठी साहब से शुरू की, और तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन इरशाद भट्टी को सामने बिठा के आप प्रोग्राम करें? हाँ नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। ये बहुत बड़ा मौका है, मुझे डर है मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। और यही मैं आपको कह रहा हूँ। और लेकिन आप बेहोश क्यों? 1.5 लाख जिसके बिजली का बिल है और वो होश में आया हुआ है। तारिक फजल चौधरी साहब को सलाम सर, मुनीब साहब का 1.5 लाख बिल आया, बिल्कुल कीप इट अप। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने कहा कि वो मैं गम में तो था कि बिल आपका सुन करके 1.5 लाख गरीब आदमी का बिल आ जाए, सफ़ेद पोश आदमी का। तो खुशी मुझे हुई इमरान खान साहब के उस बयान से कि मैं ज़ोरे बाजू से आया हूँ। भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब कोई भी ज़ोरे बाजू से नहीं आया पहली मरतबा। बाद में यस आप कह सकते हैं, और उससे ज़्यादा मैं हंसा कि जब मौलाना साहब ने कहा कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है। मौलाना साहब ज़रा बाहर निकल के देखें, आप तो अपनी सीट आ रहे हुए, खैर आपको क्या मैं बताऊं, आप ख़त्म हो चुके हैं, दफन हो गए हैं। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम में बात कर रहा हूं, आपका क्रियाक्रम हो गया है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन मीटिंग हुई है उसमें सिवाय सैलाब के बाकी सब कुछ डिस्कस हुआ है अवाम के, और जो डांट पिलाई गई है मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, और जिस फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का उन्होंने किया है, और जो इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब और मिफ्ता और शहबाज शरीफ साहब और सारे वो सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वही हकीकत है, खत्म हो गए हम अहल, हम तजर्बाकार, हम अरस्तु, हम बुकरात, हम तो बात ठीक है आपकी कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरह आज कल हालात मामला चल रहे हैं। और नहीं, खैर वो छोड़ दें कि हमारे एवन फील्ड वाले बड़े साहब क्यों खुश नहीं है, लेकिन ख़त्म, फिनिश्ड। इस वक्त तक आप निकल के देखें किसी सीट पर नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना साहब बामुकाबला इमरान खड़ा करके देखें, इनको लग पता जाए। लेकिन फिर अगर इतनी मकबूलियत है तो इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट क्यों? अब मैं उसी पे आता हूँ। अब है कि इमरान, हाँ आज इमरान खान साहब पाँव पे खड़े हुए हैं, पाँव पे खड़े होकर जोरे बाजू से उन्होंने ये ज़िमनी इंतखाब जीता, और जोरे बाजू से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया और पंजाब हुकूमत दोबारा हासिल की, इससे पहले नहीं। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेट क्यों है? अब एक साफ बात है, सीधी बात है कि इमरान खान साहब किसी को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, उनका कोई फेवरेट था।
और यही हाल है पीडीएम का, कि वो पीडीएम का क्या था कि इमरान खान को हटाना, नैब ख़त्म करना, ईवीएम से जान छुड़ाना, नवंबर की तकर्री करना और पंजाब में अब हुकूमत बनाना, नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ साहब की केसेस, नाहिली ख़त्म करना, अब इमरान खान को नाहिल देखना, इमरान खान को जेल में देखना, तरीके इंसाफ तोड़ना। ये है, इसमें कोई अवाम नहीं, महंगाई नहीं, बेरोज़गारी नहीं, गुर्बत नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिविलियन बालादस्ती नहीं। लेकिन इमरान खान नाहिल हो जाएं, इमरान खान जेल में चले जाएं, इस वक्त लगता यही है कि इनके लिए वो काफ़ी हैं फिर भी। अच्छा, अब आ जाएं आप इस बात पे कि इमरान खान साहब को मसला मतलब क्या है? मसला ये सारे मुहिब वतन जनरल हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का आइनी हक है कि वो लगाएं। इमरान खान साहब ना चीफ लगा सकते हैं, ना एक्सटेंड कर सकते हैं, ना किसी को निकाल सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आखिर है कि इमरान खान साहब की अपना एक कोई उम्मीदवार होगा जिनको वो लगाना चाहते थे। और आपको लगता है कि वो उनका मतलब वो बहुत उनकी दरीना ख्वाहिश? हाँ, डेफिनेटली। अब तो क्लियर हो गया ना इमरान खान साहब का जो है, और जो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है कि जहाँ तक सारे मुहिब वतन है, सारे लेकिन जिस इदारे को वो टेक ऑन कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये बात तो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है कि उस इदारे के बड़े एहसानात हैं इमरान खान साहब के ऊपर? हाँ, क्यों नहीं है। और अच्छा फिर वही बात कर रहे हैं, अयूब खान साहब के भुट्टो साहब पे एहसानात नहीं थे। तो आप कहते हैं मोहसिन कुशी जो है ये सियासत का हिस्सा? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने सारों के साथ नहीं बनी, इमरान खान। ये इक़्तिदार में बाप बेटे को, बेटा बाप को मारता हमने देखा है, और इक़्तिदार की जो जंग है उसमें कोई वो रहम नहीं होता, कोई एहसान नहीं होता, कोई दिल नहीं होता। तो आप कहते हैं ये सियासत का हिस्सा है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और बात जो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछी गई, और ये वो सवाल ऐसा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीडीएम की पूरी हुकूमत हो, वो आज भी ये कहती है कि इमरान खान साहब एक कुछ स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछा गया, उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिए। इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई घोषणा लेकर अब भी लाडले है वो किसी के। और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। अंसार भाई साहब, मैं ज़रा आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उलझना नहीं चाहिए। माजी के अंदर भी ऐसे सबक मौजूद हैं जिन्होंने, जिस भी सियासतदान ने ये किया या गलती की, फिर ज़ाहिर बात है सियासी तौर पर आपको इसका एक जुर्माना भी देना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब एक हद अबूर करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, फिर बाद में फवाद चौधरी साहब आ जाते हैं, वो वजाहत देते हैं कि नहीं ऐसे है, लेकिन लोगों को पता लग जाता है, क्लैरिटी तो समझ आ जाती है कि इमरान खान साहब किसको क्या कह रहे हैं। ये जो स्पेशल स्टेटस है, इसके बारे में पूरी हुकूमत ये कहती है कि आज भी वो बड़े लाडले हैं, आज भी उनको एक ख़ास स्टेटस हासिल है। क्या ये बात हकीकत के करीब है या आपको लगता है कि नहीं, अब फ़र्क हो गया है मामला बहुत? देखें, आज के जो इमरान खान साहब, पहले का तो ज़ाहिर है एक उनको फेवर्स दी गई, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह इलेक्शंस, ये जो अभी भट्टी साहब कह रहे थे 2018 के इलेक्शंस हैं, जो फैक्ट्स हैं वो सबको पता है। फिर जिस तरह की तरीके से जजमेंट्स आई, मतलब है कि इनको फेवर करने के लिए या इनके मुखालफिन को टारगेट करने के लिए या उनको फिक्स करने के लिए, वो सब कुछ तो मतलब है क्लियर है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज के जो इमरान खान साहब हैं ना, वो जो कहते हैं ना कि मैं ख़तरनाक हूँ, ख़तरनाक हो गया हूँ, बेसिकली एक इमरान खान साहब उनकी ख़ुद वो जो बात करते हैं, फिर उनकी एक सोशल मीडिया की टीम है जो अनफॉर्चुनेटली इंतहाई बदतमीज़ है, और कोई उसकी मतलब है कि लिमिट्स नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी किस्म की वो कैंपेन्स और ट्रेंड चला सकते हैं, और चलाते हैं वो अनफॉर्चुनेटली। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी का लेवल है ना इस वक्त मैं आपको बताऊं कि उसने सबको डिफेंसिव में डाला हुआ है। उसने जितने भी मतलब है कि जो आप कह देना कि जितनी भी साइड्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको डिफेंसिव पे डाला हुआ है। और यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना कि जी बाज़ औक़ात हमें नज़र आता है कि जी कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ पे
एक उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन होना चाहिए, और शायद जो माजी में बहुत से लोगों के मुतालिक होता रहा उनके अगेंस्ट नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि उसकी ये वजह ये है कि सब लोगों को उन्होंने बैकफुट पे रखा हुआ है, इवन गवर्नमेंट को बैकफुट पे रखा हुआ है, इस हुकूमत को भी। लेकिन हुकूमत का मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि जिस तरह देखें ये जो दहशतगर्दी का केस बनाया, भाई जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उन्होंने कर ली, जब स्टार्ट हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो आपको अननेसेसरीली क्या ज़रूरत है इनके साथ अपनी कन्फ्रंटेशन को? आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें। आप इमरान खान साहब को बुक करना चाह रहे हैं कभी एक केस में कभी दूसरे केस में, अगर जहाँ पे करना है तो सॉलिड तरीके से जाएँ। और इलेक्शन कमीशन में जिस तरह तोशाखाना का केस इनका चला, जो खबरें मैंने पढ़ी हैं, मतलब है कि जिस किस्म का वहाँ पे आर्गूमेंट्स एक दूसरी तरफ से होते रहे, अब मुझे नहीं पता किस किस्म का फैसला आएगा, लेकिन जो केस प्रेजेंट किया गवर्नमेंट की तरफ से या इनके एमएनए की तरफ से, मेरा ख्याल है कि वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं था। हालांकि ये वो तोशाखाना का केस है जो कि मेरी नज़र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस था अगेंस्ट इमरान खान, और अगर फ़र्ज़ करें कि इस केस में फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आता है, तो मेरा ख्याल है कि इनको ज़्यादा अपनी इनकॉम्पिटेंस और नालायकी की तरफ देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो ये कहेंगे कि नहीं इनको तो कोई फेवर की जा रही है। लेकिन एनी हाउ लाडले का ये है कि देखें प्रेशर डाल रहे हैं वो, और इस प्रेशर का एक इम्पैक्ट होता है। मैं आपको बता दूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी साइड जो है, जब आप ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है कि इमरान खान साहब ने हर एक को टेक ऑन किया, बट कि वो इतने पॉपुलर हैं तो वो एक उनको वो एक इम्यूनिटी भी हासिल है एक किस्म की, और वो जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक मामला जो कि उसकी अहमियत अपनी जगह पर है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अभी ये खैर हमने तो बात बहुत सी यहाँ पर होती है, एक लावा तो मौजूद है जो पक रहा है अवाम में, वो महंगाई का है, वो बिजली के बिलों का है। हर रोज़ आप लोगों को जस्टिफिकेशन, आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, आप इंतखाबात को डिले भी कर लें, अगले साल पर भी ले जाएं। अभी अंसार भाई साहब भी कह रहे थे फ़ायदा सियासी तौर पर आपको नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, और सियासी कैपिटल आपका, ये तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ख़ुद भी वो फरमाते हैं कि तबाह कर दिया है आज की हुकूमत ने और जितना सब कुछ हुआ है, और यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है जिस तरह से आजकल मामलात चलाए जा रहे हैं। फ़ायदा कोई नहीं होगा इस हुकूमत को अगर आप इलेक्शन अगले साल भी करवाएं और इवन अगस्त तक ले जाएं तब भी। देखिए, इलेक्शन का तो ज़ाहिर है जो इस असेंबली की एक आइनी मुद्दत है वो इसने पूरी करनी है, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होगा। यही फ़ैसला इस वक्त जो है वो हुकूमत का है और इत्तेहादी जमातों का है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आपने बात की है कि हुकूमत जो होती है, ज़ाहिर है वो जो अवामी मकबूलियत है वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है इलेक्शन में जाने के लिए, और अवाम जिन मसाइल का शिकार हैं, महंगाई की शक्ल में हैं, बिजली की बिलों की शक्ल में हैं, गो के इसकी बुनियाद हम नहीं हैं। पिछले 4 साल में जो मईशत की तबाही हुई मुल्क में, और जो महंगाई का एक ग्राफ जो है जिस तेज़ी के साथ ऊपर आया, और महंगाई के जिन ने जिस तरह पूरी कौम को काबू किया, आप ये कहें कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है और ये रहेगी कि हम इमरान खान के दौर के महंगाई के उस जिन को बेकाबू होने की बजाय दोबारा बोतल में बंद करें। और ये एक मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है जो कि हम कर रहे हैं, और हम अपनी ज़िम्मेदारी से आगाह हैं। आज अगर हम पब्लिक में जाते हैं, आज भी मुझे मुख्तलिफ अपने इलाकों से, ज़ाहिर है हमारे सपोर्टर वोटर्स, हमारे हमदर्द हर जगह मौजूद हैं, फ़ोन करके भी बताते हैं लोगों के एहसासात और जज्बात हमसे कोई ढके छुपे नहीं हैं। बिल्कुल उनकी अगर पब्लिक की एक्सेस अगर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक नहीं होती, या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो वो अपने जज्बात जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाने होते हैं वो हमारे तक पहुँचाते हैं, और हम उनके जज्बात आगे भी पहुंचाते हैं, मीडिया के जरिए भी पहुंचते हैं। इस बात का अंदाजा था कि हम आगाह हैं, आपको इस बात का तो पता चल गया ना कि आप डिले कर ले इलेक्शन को, फायदा कोई नहीं होगा। आप लोग इलेक्शन डिले कर ले, फायदा कोई नहीं होगा। देखें मुनीब साहब, मैं आपकी इस बात से कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं आते तो फिर यकीनन इलेक्शन डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बात आपकी सही है। लेकिन जिस तरह हमारी टीम काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारी कैबिनेट के मेंबरान सीनियर तरीन लोगों पर मुश्तमिल हैं, तजर्बाकार लोग हैं, और बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी नेक नीति के साथ वो दिन रात काम कर रहे हैं। इस कोशिश में हम कि इंशाल्लाह हालात को काबू करें, महंगाई के जिन को बोतल में बंद करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, पाकिस्तान के अंदर ये जो अफरा तफरी है मुआशी तौर पे और अवाम की ज़िंदगियों के अंदर जो आप ये कहें कि पिछले 4 साल का जो अजाब आया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल करें। वो अजाब आपके खाते में, वो अजाब आपके खाते में। मैं टुवर्ड्स द एंड भट्टी साहब,
ठीक है, इलेक्शन उन्होंने कहा जी हमने नहीं करवाने और इमरान खान से डिक्टेशन नहीं लेनी, सियासी नुकसान अभी भी हो रहा है, हम सबको पता है। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब किसी तरह से वो जो कॉल का कि मैं कॉल दे दूंगा अवाम आ जाएंगे, ये उसकी वजह से उस धमकी की वजह से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं अर्ली इलेक्शन का, या आपको लगता है नहीं इलेक्शन मुझे देखें अब तो इस साल तो मुमकिन ही नहीं है। अगले साल के शुरू में इस कारकर्दगी, इस परफॉर्मेंस के साथ डिज़ास्टर तरीन पहले 75 सालों में मैंने ये 5 महीने किसी भी हुकूमत के देखे, तो वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का ये हाल है कि इमरान खान साहब PTV इस्तेमाल होता है और इमरान खान को मज़हब का कार्ड इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है कि मुझे डर लगा है कि ये अगर हर तरफ से हो जाए तो इस तरह के मामला पे इमरान खान साहब पे हुआ, इधर 2 वफाकी वज़रा पर पर्चे हो गए, नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल नहीं होने। मज़हब को सियासत से खा वो मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन जिस तरह बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से वो PTV पे हुआ है वो तो बिल्कुल बहुत अफसोस। अच्छा, तीसरी बात ये है कि कर लें ये हर महीने हर गुज़रे दिन के साथ। अच्छा, अब ये इसमें एक बड़ा अजीब सा हम उसमें शामिल थे, रोज़ महंगाई पे इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस पे रोले डालते थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन अब मुझे तो इमरान खान मसीहा लगने लग गए। यानी देखें कि तवक्को ही नहीं थी, मेरा वहमो गुमान में भी नहीं था कि 40% और 27% महंगाई, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, गुर्बत, बेरोज़गारी, और फिर जिस तरह किसी दोस्त मुल्क का मुँह ना लगाना इन सारों को, और फिर जिस तरह ये मामलात डे बाय डे चल रहे हैं, आपस के इनके अंदर के मामलात जिस तरह डे बाय डे चल रहे हैं, ये तो तवक्को ही नहीं थी। ये हर रोज़ इमरान खान साहब को मजबूत करते हैं, इमरान खान वीक होता है, ये उसको इंजेक्शन और ड्रिपें लगाते हैं। मतलब आपको लगता है वो परफॉर्मेंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? सर, आपका इस वक्त सोचिए कि इस वक्त आधे पाकिस्तान से ज्यादा का मसला क्या है? सैलाब। मेरा आप और सारे जो बच गए हैं सैलाब से, उनका क्या मसला है? और इमरान खान साहब की भी इस वक्त क्लियरली तौर पर वो जितने जलसे उन्होंने किए इस तरह लोगों में चले जाते तो शायद वो भी लोगों से को हमदर्दी हो पाती। उनका भी एक ही मकसद है और वो ये कि मैं किसी तरह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मैं करूं, उनकी सियासत भी इसके लेकिन ये जो जलसों में इतने बड़े बड़े लोग भरे किस वजह से? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब आपका, जनाब अंसार भाई साहब ने हमारा साथ दिया और तारिक फजल साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के सेगमेंट में। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मरीम नवाज शरीफ के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है उनके केस के हवाले से, और जो अपील दायर है, नैब को बड़े संगीन मसाइल का सामना है। नैब को आज अदालत ने बाकायदा तौर पर 4 सवाल दे दिए हैं कि इनका जवाब तो पहले दे दीजिए, और नैब का केस जिसके बारे में कहा यह जाता है कि अब इट्स फॉलिंग अपार्ट, उसकी क्या वजह है? एक ब्रेक के बाद आपके सामने हम रखेंगे कुछ हकायक और सवाल करेंगे। साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है केस। मरीम नवाज शरीफ ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नैब का केस जिसे अंग्रेज़ी में कहा जा रहा है और कहा जा सकता है कि इट्स फॉलिंग अपार्ट, क्योंकि आज जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सवाल उठाए हैं और जो इस मामले के अंदर जो फोकल पॉइंट है उसको रेज़ किया है, उस हवाले से नैब ने आज कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया है। 4 सवालात अब नैब के सामने बड़े ही सादा अल्फाज में रख दिए हैं मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, और अदालत ने ये कहा है कि इनके जवाबात दीजिए, पहले तो ये साबित कीजिए कि मियां नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ताल्लुक़ है या नहीं। बाद में इस बात पर आएंगे कि मरीम नवाज शरीफ ने कोई मुआवनत की या नहीं की। और जहाँ तक मामला है उस ट्रस्ट डीड का या कैलिबरी फॉन्ट का, उस हवाले से भी दिलचस्प हकायक सामने आ रहे हैं। केस कहाँ जा रहा है और इसमें बादिउन नज़र में जो मेरिट है वो कहाँ लेके जा रहा है इस केस को, और क्या नैब के पास अब तक कुछ है जो कि वो साबित कर पाएँ, ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ जनाब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, जनाब अमजद परवेज़ साहब। आप वकील हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के इस मामले के अंदर। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा लोगों की आसानी के लिए ज़रा इख्तिसार के साथ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ नैब का केस है क्या इन प्रिंसिपल, जिस पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में सज़ा हुई और फिर उन्हें अपील की कोर्ट में, ज़रा इख्तिसार से बता दें सादा अल्फाज में। देखिए जी, नैब का केस बीबी मरियम के ख़िलाफ़ ये है कि जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मलकियत है। ठीक है। और इन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की एक्विजिशन में मरियम ने एक मुआविन का किरदार अदा किया है, और फिर उस मुआविन के किरदार को अदा करने के साथ साथ उन्होंने कैलिबरी फॉन्ट की ट्रस्ट डीड जाली बनाई,
ठीक। और उस वक्त कैलिबरी फॉन्ट जो है वो अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए वो कैलिबरी फॉन्ट के बारे में आपने देखा कि एक विलिफिकेशन कैंपेन कई सालों से चल रही है। ठीक। जबकि तुरफा तमाशा ये है कि कैलिबरी फॉन्ट उस वक्त कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। इस फैक्ट को साबित करने के लिए नैब ने इंग्लैंड से एक एक्सपर्ट जो है उसको हायर किया जिसका नाम रॉबर्ट रेडले था। ठीक। अब उस रॉबर्ट रेडले पे जब कटहरे में क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो ही वॉज कंपेल्ड टू एडमिट, वो ये मानने पे मजबूर हो गया कि ये कैलिबरी फॉन्ट जो है ये अप्रैल 2005 में इस ट्रस्ट डीड से तकरीबन 1 साल पहले डाउनलोड हो सकता था, अवेलेबल था। और ना सिर्फ अवेलेबल था बल्कि उस सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने भी उसको डाउनलोड करके तो इस कैलिबरी फॉन्ट की ट्रस्ट डीड के बनने से 1 साल पहले खुद इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक। तो अब आप खुद देखिए कि जब एक खुद इस बात को मान रहा है कि उस फॉन्ट को उसने इस ट्रस्ट डीड के बनने से 1 साल पहले इस्तेमाल किया है, तो फिर उस कैलिबरी फॉन्ट का उस वक्त ना होने का तो जवाज ही पैदा नहीं होता। तो केस जिस नुक्ते पे इस वक्त आके खड़ा हुआ है जी, जो हमने अदालत को असिस्ट किया है वो ये किया है कि ये जो दफ़ा है ना जी, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, पब्लिक सर्वेंट्स की हद तक ये दफ़ा 1947 से पाकिस्तान में मौजूद है इंसदाद रिश्वतस्तानी के कानून में। ठीक। जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है इनके लिए ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के कानून में पहली दफ़ा आया था। ठीक। हमारा केस ये है कि उस सेक्शन में 5-10 अल्फाज से ज़्यादा अल्फाज नहीं है और उसका पहला लफ्ज़ ये है कि ये इस्तगासे ने साबित करना है कि वो प्रॉपर्टी किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की मलकियत है। अब हमने केस में ये आर्ग्यू किया है कि आप ये DIT के 12 वॉल्यूम्स देख लें और इसके बाद जो नैब ने इन्वेस्टिगेशन की है इस मुकदमे में उसको भी कोर्ट देख ले। सफ़ा मिसल पे कोई दस्तावेजी शहादत ऐसी नहीं है जो ये साबित करती हो कि इन प्रॉपर्टीज़ की एक्विजिशन में या इन प्रॉपर्टीज़ को सादा लफ्ज़ों में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदा था। ठीक। ना उसकी अदायगी का कोई सबूत है, ना मियाँ साहब की टाइटल जो मलकियत है उसका कोई दस्तावेजी सबूत है, ना कोई ज़बानी शहादत सफ़ा मिसल पे जो ये साबित करती हो, इंदिया देती हो कि इन अपार्टमेंट्स की परचेज़ में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई रोल था या वो कभी भी इसके मालिक रहे हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद नैब आज तक एक श्रेड ऑफ एविडेंस जिसे कहते हैं ना वो नहीं ला सकी। ठीक है। फिर हमने गुजारिश की कि अगर यही साबित नहीं होगा जो कि उस सेक्शन का ओपनिंग वर्ड है ओन्स जी, जब तक ये साबित नहीं होगा तो फिर मुआविनत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 पे सियासी बयानियाँ और चीज़ है, कानून की किताब कुछ और कहती है। एक एसिड टेस्ट दिया, लिटमस टेस्ट, जैसे हम अपने टेस्ट कराते हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक टेस्ट दे दिया 4 चीज़ों का कि जब कभी आपने किसी पे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का इल्ज़ाम लगाना है तो सबसे पहले आपने ये साबित करना है कि वो प्रॉपर्टी उसकी मलकियत है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 फिर आपने ये साबित करना है कि उस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है। नंबर 3 आपने साबित करना है कि उसके नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या थे। ठीक। जब आपने ये 3 चीज़ें कर लेनी है तो फिर आपने उन नॉन सोर्सेज को कंपेयर करना है उस प्रॉपर्टी की प्राइस के साथ। ठीक। क्वांटिफाई। अब अगर आप वो जमा तफरीक करेंगे जब ज़राए आमदन को प्रॉपर्टी की कीमत के साथ तो कोई फ़र्क आएगा तो आप कहेंगे कि सेक्शन एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का अट्रैक्ट हो गया है। ठीक है। लेकिन अगर नॉन सोर्स ऑफ इनकम पे इस्तगासा कोई शहादत नहीं लाता या उस प्रॉपर्टी की प्राइस के बारे में कोई शहादत नहीं लाता तो फिर उस सूरत हालात में तो ये सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं होता। ठीक है। तो हम ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि सफ़ा मिसल पे कोई ऐसी शहादत नहीं है जो मियाँ साहब को इसका मालिक जो है वो साबित करती हो, बल्कि हम ये भी कह रहे हैं कि विदाउट कंसीडिंग अगर मान भी लिया जाए कि मियाँ साहब इसके मालिक हैं तो उस सूरत में भी जो है रिकॉर्ड पे वो जो लिटमस टेस्ट कानून में दिया गया है और जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने, इंडिया की अदालतों ने बारहा रिटरेट किया है, वो जो क्वांटिफिकेशन का टेस्ट है, वो जो कंपैरिजन ऑफ नॉन सोर्सेज और प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में सफ़ा मिसल पे कोई चीज़ नहीं। गनी और अमांस केस में ठीक है, ये मैं गनी और बिल्कुल मैं ज़रा एक नुक्ता है क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि जाहिर बात है नैब ने ये नैब के सामने अदालत ने भी जो बातें आपने फरमाई हैं, अदालत ने भी मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने 4 सवाल हैं, लेकिन बारहा आज अदालत ने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो अपील खारिज हुई वो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से हुई, मेरिट के ऊपर उसका फ़ैसला नहीं हुआ और मियाँ नवाज शरीफ अगर वापस आएँ और दोबारा कस्टडी में हो वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस अपील का फ़ैसला जो कि बादियो नज़र में नज़र आ रहा है, जो मामलात चल रहे हैं जिस तरह से ऑनरेबल जज साहिबान के सवालात हैं,
अगर नैब अपना मुकदमा या केस यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाता तो उसका क्या असर आप देखते हैं कि अगर मरियम नवाज शरीफ इस केस में बरी हो जाती हैं, उसका असर क्या पड़ेगा मियां नवाज शरीफ की सज़ा के ऊपर, जो उनको सज़ा हो रखी है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक अपील दोबारा समात नहीं है उसकी, क्योंकि मियां साहब यहाँ है नहीं। मैं अर्ज कर देता हूँ सर, लेकिन चूंकि आप खुद भी लॉयर हैं, लॉ को जानते हैं, 1970 से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1971 से लेके 2018 तक एक प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें यह कहा गया है कि जब कोई शख्स जो है वो किसी अदालत से मफरूर हो जाएगा और उसके बाकी मुल्ज़मान उस अदालत के सामने खड़े होंगे, तो उस अपील या ट्रायल का फैसला करते हुए अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचेगी कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं है, तो अदालत के पास ये सवाबदीदी अख्तियार है, कानून में मौजूद है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट की रोशनी में, कि अदालत उस गैर हाजिर मफरूर मुल्ज़म को भी बरी करने का अख्तियार रखती है। ये मैं आपको लीगल नुक्ता बता रहा हूँ, और इस पे जजमेंट्स हैं पाकिस्तान में पिछले 70 साल से। अब उससे अगली बात जो जनाब ने फरमाई है वो ये है कि नैब के वकील ने आज मियाँ साहब की अपील की डिसमिसल का ऑर्डर जब बेंच के सामने पड़ा, तो उसने वो जो आखिरी हिस्सा था उस जजमेंट का, आखिरी पैरा जो सबसे रेलेवेंट था और सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको नहीं पढ़ा, उसको फिर मेरे कहने पे पढ़ा गया और बेंच के कहने पे पढ़ा गया। उसमें यही लिखा हुआ है जो आपने फरमाया है कि मियाँ साहब जब कभी आएंगे वो सरेंडर करते हैं या कस्टडी में आते हैं तो फिर उनकी अपील का मेरिट पे फैसला किया जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालत जो है वो इस केस में ये फाइंडिंग देती है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है तो मुआवनत किस बात की, तो यकीनन ला महल्ला उसका असर जो है वो मियाँ साहब के केस में भी पड़ेगा और मियाँ साहब को यकीनन उसका फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा इसी स्टेज पे मिलता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की रोशनी में, उनकी अदम मौजूदगी में, या कोर्ट ये मुनासिब समझती है कि इस केस का इन मरियम और कैप्टन सफदर साहब जो हैं इनकी अपीलों का फैसला करने के बाद मियाँ साहब के आने पे फैसला करते हैं। ये कोर्ट की सवाबदीद है कि कोर्ट किस तरह से इसको टेकअप करती है और किस तरह से लेके चलती है, ये सवाबदीदी अख्तियार है कोर्ट का। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अमीर फरवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। 29 सितंबर का टाइम मिला है नैब को, दोबारा अदालत ने दिया है, जिसमें उन 4 सवालात के जवाब देने हैं अब नैब ने, और नैब के ऊपर बड़ी कड़ी जिम्मेदारी है। आज की समात और जो अब तक समातें होती हैं उस हवाले से नैब का केस कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, और बादियुन नज़र में ये कहा जा सकता है कि शायद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका फ़ैसला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि जो मामलात नैब ने अदालत के सामने रखे, हाई कोर्ट एक बड़ा सीनियर फोरम होता है, वहाँ पर खालिस्तन मेरिट के ऊपर अदालतें फ़ैसला करती हैं। ट्रायल कोर्ट के अंदर तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर मौजूद जज साहिबान बड़ी बारीक बीनी से केस के मेरिट्स को देखते हैं और बड़े ही फोकस सवाल करते हैं, और जो सवालात आज किए भी गए। देखना यह है कि मामला किस तरफ जाता है। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।